एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाया जाता है किसी दूसरी जगह पे। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया। ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स का पता होना चाहिए, कुछ बातों का पता होना चाहिए जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं कि इनको चलाया कैसे जाता है। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक अराइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे बना ली बेंजीन और बेंजीन के ऊपर हमने कोई हेलोजन एटम अटैच कर दिया, तो ये बन जाता है हमारा अराइल हैलाइड। अब ये जो अराइल हैलाइड होते हैं इनमें जो ये हेलोजन होता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्लोरीन एटम होता है या कोई हेलोजन एटम यहाँ पे जो अटैच होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और रेजोनेंस प्रोसेस इन्वॉल्व होने की वजह से इनमें ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है इनमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे इसके ऊपर अटैक नहीं करवा पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बेंजीन होती है इस पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो गया। एक तो इसकी वजह से क्या करता है, ये जो बेंजीन है इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, इसके कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग होने के कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना था, यानी हेलोजन यहाँ से हटाना था और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जोड़ना था, ये आसान यानी नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं चलती है। यानी होता क्या है, देखो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज बता दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहे हैं। घूमने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे इसके कारण यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो ये बॉन्ड था ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसे रिप्लेस करवाने के लिए हमें हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि हमने अराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो क्या हम ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे चला सकते हैं, तो आप बताते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड के अंदर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं चल सकती हैं, हमें हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी बातों को आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे बेंजीन रिंग रिपेल्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि ये जो बेंजीन रिंग होती है ये क्या करेगी, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है उसे क्या करेगी, रिपेल करेगी। रिपेल क्यों करती है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। देखो इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से विच स्ट्रेंथन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, वो क्या कर देता है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को क्या कर देता है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। एंड डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस हेलोजन एटम, जिसके कारण हेलोजन एटम, ये वाला जो हेलोजन एटम है ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा आसानी से डिस्प्लेस करना मुश्किल होता है। फिर कहता है थस सच रिएक्शन डू नॉट अकर इजीली, इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं अराइल हैलाइड के अंदर वो इजीली नहीं कैरिड आउट कराई जा सकती। एंड कैरिड आउट इन हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशन, और इसीलिए हमें वहां पे हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इन सारी बातों को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो देखो
हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक अराइल हैलाइड हमने ले लिया, देखो हमने ये ले लिया, क्लोरोबेंजीन हमने ले ली है, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन ले ली। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ये रिएक्शन चलाएं, कैसे, हमने यहाँ पे अटैक करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके अंदर Na के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ये OH नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो अगर मैं चाहूं कि ये रिएक्शन चलवा के दिखाओ तो ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये रिएक्शन नहीं चलेगी। वैसे अगर होना क्या चाहिए था, यहाँ पे ये जो सोडियम Na पॉजिटिव है ये क्या करना चाहिए था, इस क्लोरीन के साथ में बाहर निकलना चाहिए था, NaCl बन के इस तरीके से बाहर निकलना चाहिए था NaCl, और ये OH एटम यहाँ पे अटैच होना चाहिए था इस तरीके से। देखो ये जो OH एटम है यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके स्थान पे आसानी से अटैच नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर मुझे ये रिएक्शन चलानी है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा। जब हम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और इतना ज़्यादा हाई प्रेशर लेके चलेंगे तब जाके ये रिएक्शन चलेगी। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले लिया है इतना ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस दिखाई देगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि ये जो फिनॉल है हमें मिलना चाहिए था फिनॉल, ये फिनॉल बनता तो है लेकिन इस स्टेप के ऊपर ये मतलब रुकता नहीं है। ये क्या करता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में दोबारा रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। देखो इस तरीके से ये दोबारा से फिनॉल क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन शो करेगा, और ये वाला जो OH एटम है ये क्या करता है, इस वाले H एटम के साथ में इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस दिखाई देती है, ये बचा है जो ONA, वो क्या करता है, इसके स्थान पे रिप्लेस कर देता है OH एटम को। देखो इस तरीके से यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाता है, ये बन जाता है ONA, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्पीसी बनी है इसे कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, या फिर आप कह सकते हैं ये एक इंटरमीडिएट बना है, लेकिन हमें तो बनाना था फिनॉल। तो अब ये फिनॉल कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हम डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करते हैं। देखो हम जैसे ही इसके अंदर क्या डाल दें, डाइल्यूट HCl डाल दें, तो इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये जो Na पॉजिटिव एटम है ये इस Cl नेगेटिव एटम के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, NaCl बन के, और ये वाला जो H एटम है वो इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल, जो हमें चाहिए था। देखो ये हमें मिल गया फिनॉल, इस तरीके से बन गया फिनॉल, है ना। तो ये जो रिएक्शन आपने करवाई है ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं करवाई है आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया है। तो यही वो कहता है कि अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलानी है अराइल हैलाइड के अंदर, तो मुझे हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन अराइज करता है और कहता है क्या हम इस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन पे चला सकते हैं, यानी वो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, कैन दिस रिएक्शन विल बी carried out in normal conditions। कहता है ये जो हमने रिएक्शन चलाई है क्या हम कुछ इसमें कंडीशंस चेंज करके क्या हम इसे नॉर्मल कंडीशन पे चला सकते हैं, तो वो कहता है बिल्कुल चला सकते हैं। आंसर है इसका बिल्कुल, यस आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चेंजमेंट क्या करनी पड़ेगी, अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी अटैक करने की वो क्या थी कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो रेजोनेंस प्रोसेस के कारण इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना ही इसकी क्या थी, कमी थी कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और नेगेटिव चार्ज ही इसके ऊपर है, जिसके कारण ये दोनों आपस में क्या नहीं करवा पा रहे थे, अटैक नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहां पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दूं जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले, तो क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। यानी समस्या ही यही है कि अगर बेंजीन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा ना हो, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम बेंजीन के साथ में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं,
तो जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाऊंगा, इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाएगी और ये जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से अटैक कर देगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, NO2 ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को बेंजीन के साथ में अटैच कर देंगे, हमें ये वाली जो कंडीशंस है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमने जैसे ही यहाँ पे NO2 ग्रुप का इस्तेमाल किया, इसने सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली। अब मुझे ये वाली जो कंडीशन है ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखो मैंने इसे साफ कर दिया। अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में चलने लग जाएगी। देखो NaCl बाहर निकल जाएगा, OH इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा, देखो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको NO2 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन आपको दोबारा लिखनी है, पहले तो आपने वो वाली लिखनी है जिसमें हम हार्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया, तो ये आपने दोबारा लिखनी है, ठीक है। कहीं आप मेरी तरह ही चेंज कर दो, ऐसे मत करना। तो ये हो गया, हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर तो लेके चल रहे हैं। देखो ये डेल्टा जो होता है वो हीट का सिंबल होता है। अब हमने यहाँ पे ये लगा दिया, तो इतने टेम्परेचर के ऊपर भी हमें इवेपोरेशन प्रोसेस तो देखने को मिलेगी। तो ये जो बनता है ये इधर रुकता नहीं है, ये क्या करेगा, दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन शो करेगा जैसे अभी चल रही थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो OH एटम H एटम के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये ONA यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम दोबारा से NO2 ग्रुप लगा देते हैं, ये बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करना है, तो वो क्या करेगा, डाइल्यूट HCl डाल देगा। अब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस Na पॉजिटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा NaCl बन के, और ये H पॉजिटिव इधर अटैच हो जाएगा। देखो ये हो गया। बस यहाँ पे आपको NO2 ग्रुप और अटैच करवाना पड़ेगा और ये बनेगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है, वहां पे बना था फिनॉल, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। एग्जाम में कई बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म यानी स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन चलती कैसे है। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा। तो देखो मैकेनिज्म के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कि मैकेनिज्म कैसे चलेगा। मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म करने के लिए हम सबसे पहले रिएक्टेंट ले लेते हैं जो हम वहां पे लेके चले थे। देखो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये हमने ले लिया Cl और यहाँ पे हमने लगा दिया नाइट्रो, यानी जो कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये हमने लगा दिया। अब ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसके कारण हम यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या था, OH नेगेटिव था, है ना। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि हम नॉर्मल कंडीशन में चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है पहले से ही। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखो ये वाले जो Cl एटम है इसे रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, और इसे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे अटैक करेगा। और अटैक करने के लिए यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कब आएगा, जब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी मूवमेंट शो करेंगे इसकी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ रह गया पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इसने यहाँ पे अटैक कर दिया है। तो अब जो चीजें हमारी बनी हैं उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे पहले था क्लोरीन अटैच, लेकिन अब OH भी आके अटैच हो चुका है, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन भी अटैच कर दिया और OH भी अटैच कर दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एज इट इज था, तो इसे एज इट इज बना लेते हैं। देखो N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, अब ये आ गया इस पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी और रेजोनेंस प्रोसेस के दौरान ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल का मतलब है इसकी मूवमेंट होना, है ना। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इधर मूवमेंट करेगा, जिसके कारण ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे इसके कारण ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करी है वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड वाले ने जहां मूवमेंट करी है वहां पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इन्हें देखो एज इट इज हम बना लेते हैं जैसे हमारे प्रोसेस में दिख रहा है। देखो ये हमने बेंजीन एटम बना लिया, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे OH था, ये हमने बना लिया। इधर क्लोरीन था और इधर था OH, ये बना लिया। इधर मूवमेंट करी जिसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसने इधर मूवमेंट करी जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ देखो पहले डबल बॉन्ड था, अब आ जाएगा सिंगल बॉन्ड,
और O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये आ गया। इधर हमारा डबल बॉन्ड था, इधर हमने डबल बॉन्ड बना लिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज थी। फर्दर क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा और स्टेबल बनना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये इधर को मूवमेंट करेगा, और जैसे ही ये इधर को मूवमेंट करता है ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं वो इधर मूवमेंट करेंगे। ये अगर इधर मूवमेंट करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर मूवमेंट करते हैं, और ये इधर मूवमेंट करते हैं तो ये वाला जो क्लोरीन होता है वो अपने आप ही लीव कर जाता है यहां से, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। अब जो चीजें रह गई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। देखो ये क्लोरीन बाहर निकल गया, अब जो चीजें बची हैं उन्हें उतार लो एक बार। ये बेंजीन थी, इधर क्लोरीन निकल चुका है, अब बचा है सिर्फ OH एटम, हमने OH एटम बना दिया। ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर ही था, इधर आ गया डबल बॉन्ड। ये वाला इधर शिफ्ट हो रहा था जिसके कारण इधर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, अब सिंगल बॉन्ड बचेगा, ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया N, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो हमारा फिर से क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, जैसा कि हमने वहां पे दिखाया था। तो ये था इसका मैकेनिज्म, इस तरीके से आपने ये मैकेनिज्म याद रखना है। तो ये थी हमारी रिएक्शन। अब यहाँ पे वो एक और क्वेश्चन अराइज करता है, कहता है कि अगर मैं क्या करूं, पहले तो मैंने सिर्फ एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ये रिएक्शन किस कंडीशन में चलेगी। तो कहता है फिर तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में चल जाएगी, और अगर आप वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर देंगे ना तो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिखाई देगी। यानी अब वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे एक फिर से एक रिएक्शन अराइज करता है, कहता है अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, तो अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो क्या मैं NaOH डालूंगा। तो वो कहता है उसमें तो NaOH भी डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करेंगे, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करेंगे, देखो ये हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, इसमें H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी चलने लग जाएगी। कैसे, देखो ये वाला जो Cl एटम है क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस हो जाएगा एज एन HCl बन के हो गया, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, ये वाला जो OH एटम है वो इसके जगह ले लेगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा, इस पे OH आ गया, इधर NO2, इधर NO2 और इधर NO2, और इस वाले कंपाउंड को, इस वाले प्रोडक्ट को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। एग्जाम में कई बार पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है, इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और अगर इसका IUPAC नेम आपसे पूछ ले तो आप क्या बताते हैं, देखो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये आपने याद रखना है। तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इतनी ही है। अब आ जाएंगी हमारी थर्ड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड, जिसमें हम अराइल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ में कि किस तरीके से इनकी रिएक्शन चलाई जाती है मेटल के साथ में। थर्ड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड है आपकी, इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल एटम्स की अराइल हैलाइड की मेटल एटम के साथ में रिएक्शन कैसे चलती है। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है आपकी वो होती है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम जो रिएक्शन करवाते हैं अराइल हैलाइड की वो सोडियम मेटल के साथ में करवाते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो हम लेके चलते हैं अराइल हैलाइड, जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया है, ये हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, अराइल हैलाइड बना लिया, प्लस में इसकी जो रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो करवाई जाएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एटम के साथ में, प्लस में एक मॉलिक्यूल हम लेके चलते हैं अल्काइल हैलाइड का यानी CH3Cl का। और ये जो रिएक्शन चलाई जाती है ये चलाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर की प्रेजेंस में, और इथर का फॉर्मूला होता है ROR, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। तो रिएक्शन कैसे चलती है, ये वाला जो क्लोरीन एटम है, ये वाला जो क्लोरीन एटम है और ये वाले जो 2 सोडियम मेटल हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने साथ में निकल जाते हैं एज ए 2 मोल ऑफ NaCl बनके, यानी ये बाहर निकल जाते हैं 2 मोल ऑफ NaCl बनके, और बचा हुए क्या हो जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, यानी ये जो बेंजीन बची है और ये जो अल्काइल ग्रुप बचा है ये आपस में अटैच हो जाते हैं, देखो इस तरीके से, और हमें मिल जाता है टोलुइन। ये क्या हो जाता है, हमें मिल गया टोलुइन। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन।
तो सबसे पहली रिएक्शन आती है आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसी के अंदर जो सेकंड रिएक्शन आती है वो होती है आपकी फिटिंग रिएक्शन, वो भी आपने याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन है आपकी फिटिंग रिएक्शन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड के लिए जाते हैं, उनकी रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी यहाँ पे क्या होगा, हम दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे अराइल हैलाइड के। देखो हमने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया अराइल हैलाइड का, और एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बना लेते हैं अराइल हैलाइड का, ये बना लिया, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ में। अब क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन एटम है, ये वाला जो क्लोरीन एटम है, और ये वाले जो दो सोडियम मेटल एटम हैं, ये आपस में कंबाइन होके क्या करके निकल जाते हैं, 2 मोल ऑफ NaCl बन के निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पे निकल गए 2 मोल ऑफ NaCl बन के, और बचे हुए जो दो बेंजीन रिंग है ये आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच होके बाइफिनाइल बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये दोनों बेंजीन जो बचे हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे अटैच करवा के दिखा दिए हैं, इन्हें कहा जाता है बाइफिनाइल, क्योंकि दोनों फिनाइल ग्रुप आपस में क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो ये थी हमारी दो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्शन विद सोडियम मेटल पढ़ते हैं। अब आ जाएगी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद कॉपर मेटल। उस रिएक्शन का नाम कहा जाएगा उल्मान रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 है हमारी उल्मान रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद कॉपर मेटल। रिएक्शन विद कॉपर मेटल, इसमें हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये आयोडोबेंजीन के साथ में चलवाई जाती है, यानी हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया एक आयोडोबेंजीन का मॉलिक्यूल, एक हमने यहाँ पे बना लिया आयोडोबेंजीन का मॉलिक्यूल, और इसकी जो रिएक्शन करवाई जाएगी वो 2 मॉलिक्यूल के साथ में करवाई जाएगी कॉपर मेटल के। और ये भी रिएक्शन जो चलेगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चलेगी। ये भी किसकी प्रेजेंस में चलती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन चलाई जाती है। और होता क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, देखो ये वाले, ये क्या करेंगे, इन दोनों कॉपर के साथ में बाहर निकल जाएंगे एज ए कॉपर आयोडाइड बनके, यानी ये निकल जाएंगे Cu2I2 बनके बाहर निकल जाएंगे, और ये दोनों बेंजीन आपस में क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, और हमें मिल जाता है बाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को कहा जाता है उल्मान रिएक्शन। तो आपने ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें आपने याद रखना है। ये बन गया हमारा बाइफिनाइल। ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 3। अब आ जाती है हमारी लास्ट रिएक्शन जिसमें हम देखेंगे कि मैग्नीशियम मेटल के साथ में अराइल हैलाइड किस तरीके से रिएक्शन करता है। रिएक्शन नंबर 4 है हमारी एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, अराइल हैलाइड लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, देखो बेंजीन के ऊपर अगर हम हेलोजन एटम अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा अराइल हैलाइड। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, ये यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में आके फिट हो जाएगा और हमारा बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इस तरीके से, यहाँ पे ये हमने बेंजीन बना ली, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम इनके बीच में आके फिट हो जाता है और ये बन जाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 4 और ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल एटम्स जिसमें हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। पहली हमने वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दूसरी हमने फिटिंग रिएक्शन, तीसरी उल्मान रिएक्शन और चौथी हमने पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से कराया जाता है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड जिसमें हमने तीनों टाइप की रिएक्शंस अपनी कवर कर ली हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल एटम्स। अब हमारी केवल रह जाती हैं तो मिसलेनियस रिएक्शन रह जाती हैं, वो हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।